हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एमसीक्यूज ऑन एजुकेशन फॉर द फोर्थ सेम बैच 2019। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमने बहुत सारे एमसीक्यूज किए हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने 150 टू 180 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो आज मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज आपके लिए लाए हैं, ठीक है, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि ये जो मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज आपके लिए लाए, ठीक है, मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वजह से मैंने इनको आज पिक किया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन वाज मुदलियार कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि ये जो मुदलियार कमीशन थी इससे किस साल में अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, ओके। और जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 22 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952, 24 सितंबर 1952 एंड 24 सितंबर 1952, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 23 सितंबर 1952। यहाँ पे दो बार आया है 24, यहाँ पे लिखना था 25, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 23 सितंबर 1952। क्योंकि मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि जो एग्जामिनर होता है वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वो कभी कभार खाली डेट पूछता है कि किस साल में, जिस तरह से अगर वो इस तरह से मेंशन करेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा 1952, 1953, 1954 या 1955। लेकिन वो कभी कभार इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि वो डे और जो मंथ होता है उसको भी मेंशन करता है ऑप्शंस में, ओके। इस वजह से आप लोगों को एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हु हेडेड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो इसमें आप लोगों से ये पूछा गया है कि हु हेडेड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के कौन हेड है इनमें से। जो आपके पास ऑप्शंस है इनमें से वो कौन सा पर्सन है जो सेकेंडरी एजुकेशन का हेड था, ठीक है। क्या वो राममूर्ति था, राधा कृष्णन था, बोथ एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर राधा कृष्णन, ओके। So option number B is the correct answer for this question. So move to the next question, question number 3, that is the Mudaliar Commission pays special attention to. तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि जो मुदलियार कमीशन थी सबसे ज़्यादा इन्होंने किस चीज़ पे, किस लैंग्वेज पे अपना ध्यान दिया था, या किस पे उनका ज़्यादा अटेंशन था, ओके। क्या इंग्लिश पे था, हिंदी पे था, पर्शियन पे था, या फिर अरबिक पे था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिंदी, ठीक है। यानी जो मुदलियार कमीशन थी इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया था, किस लैंग्वेज पे इनका ज़्यादा अटेंशन था, वो था हिंदी लैंग्वेज पे, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज which of the following is known as the Magna Carta of Indian Education in India। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो हमारे पास ऑप्शंस है, दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सी ऑप्शन है जिससे क्या कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन इंडिया, ओके। यानी जिसे इंडिया में कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ओके। क्या सर्जेंट रिपोर्ट है, वुड्स डिस्पैच है, मुदलियार कमीशन है, या फिर हंटर कमीशन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वुड्स डिस्पैच, ठीक है। ये जो वुड्स डिस्पैच है, ठीक है, इसे ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज गुरुकुल इज एसोसिएटेड विथ विच एजुकेशन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वैदिक एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें मैंने बात की थी कि जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था उस इंस्टीट्यूशन को कहते थे गुरुकुल,
कल्स, ठीक है, क्या कहते थे, गुरु कल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्या, वैदिक एजुकेशन, ठीक है। यानी ये जो गुरुकुल टर्म है ये किस एजुकेशन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, ये वैदिक एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। यानी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, यहाँ पे बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम मिडल एज की बात करेंगे तो मिडल एज में आपने पढ़ा होगा जो मिडल एज है ये किस एजुकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता था, ये मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। और जहाँ पे जो यानी इसके साथ कौन सी टर्म रिलेटेड थी, वो थी मकतबाज, ठीक है, और मदरसा, ठीक है, मदरसा और मकतबा, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। इस तरह से हम अगर बुद्धिस्ट की बात करेंगे तो इनको मॉन्स्ट्रीज में पढ़ाया जाता था, ठीक है। यानी जो मॉन्स्ट्रीज टर्म है ये किसके साथ रिलेटेड है, ये बुद्धिस्ट के साथ रिलेटेड है, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो गुरुकुल है, इट इज एसोसिएटेड विथ वैदिक एजुकेशन। So next question is question number 6 is that is during Muslim period in India importance was attached with which language। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि जब आप कि इसमें ये आप लोगों से पूछा गया है कि जो मुस्लिम पीरियड था, ठीक है, क्या जो मुस्लिम पीरियड था या मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम जो था इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस लैंग्वेज को दी गई थी, ठीक है। क्या अरबिक को दी गई थी, पर्शियन को, बोथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात की है कि उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस लैंग्वेज पे रहा था, वो रहा था अरबिक और पर्शियन पे, यानी दोनों लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा क्या रहा था, यानी सबसे ज़्यादा इस पर असर रहा था, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन दो लैंग्वेज को दी गई थी ड्यूरिंग मुस्लिम period, okay। So option number C is the correct answer for this question, that is both A and B। So question number 7, that is free and compulsory education is up to the age of 14 is attributed to Indian Constitution under article, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल, यानी जो ये किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। यानी आप लोगों को ये बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, यानी किस में ये मेंशन किया गया है, क्या आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 46 में, आर्टिकल 47 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 45, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये जो आर्टिकल 45 है ये किस में आता है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है या फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी है, ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो लोग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, ओके। क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है या फिर फंडामेंटल राइट्स में, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 45, ठीक है। इस आर्टिकल के अंडर ये मेंशन किया गया है, ओके। So next question is question number 8, that is 10+2+3 pattern was recommended by which Indian committee। तो आप लोगों से ये पूछा गया है कि 10+2+3 ये जो पैटर्न है, ठीक है, इससे किसने रिकमेंड किया था, किस कमेटी की ओर से इसे रिकमेंड किया गया था, ठीक है। क्या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की ओर से, इंडियन एजुकेशन कमीशन की ओर से, हंटर कमीशन, या फिर मुदलियार कमीशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडियन एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन ने इस पैटर्न को रिकमेंड किया था, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन इज एसेंशियली। तो डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, क्या ये फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, या इनमें से कोई भी नहीं, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। So question number 10 and the last question of this session, that is the leader of Orientalists was. So option number B, that is H.T. Kinshap was. H.T. Kinshap is the correct answer for this question. So he was the leader of Orientalists. Okay. Option number B, that is H.T.
Kinsept is the correct answer for this question. So that was all about today's topic. Hope you like this video. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।